नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टिल्स में। और जिस पल का हमें इतने दिनों से इंतजार था वो पल आ गया है। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा करके आईपीएल जीत लिया है। तो इस मैच में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से केकेआर ने दी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस और किस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने दी मुर्गीचोर परफॉर्मेंस। तो आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने आई तो इस बार तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब बैटिंग करने आए थे तब जो कंडीशंस थी वो शुरू से ही बेकार होती गई उनके लिए। स्टार्टिंग से ही परफॉर्मेंसेस उनकी गिरी हुई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करने आए हैं फाइनल में, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है, एक तरीके से अगर मैं केकेआर की तरफ से देखूं, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से देखूं, तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। उनके बॉलर्स शुरू से ही छाए रहे और उसके बाद उनके बैट्समैन भी उसी तरीके से छाए रहे और ये मैच 11वें ओवर में ही खत्म हो गया, 11वें ओवर के बीच में ही खत्म हो गया बल्कि। तो इसमें जब इनिंग शुरू हुई तो जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार, या मुझे भी उम्मीद थी कि फाइनल सेमीफाइनल का एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां खोदा पहाड़ निकली चुहिया और हुआ वही। 113 पे पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी और चेज करने थे 114, जिसे 10.3 ओवर्स में चेज कर दिया गया और उसके लिए सिर्फ 2 विकेट गिरे और दूसरा विकेट था भी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उस समय पता नहीं आईपीएल क्या कर रहा था कि उनका अल्ट्रा एज नहीं चल रहा था, उनकी बॉल ट्रैकिंग नहीं चल रही थी और गेंदबाज को उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आउट दे दिया। खैर, 8 विकेट की जीत भी कोई छोटी जीत नहीं होती है और एक डेकेड के बाद जिस तरीके से केकेआर ने जीता है ये वो काबिल तारीफ। ये तो कंप्लीट डोमिनेंस था। तो आपको इतना तो देख करके बहुत मजा आया। अगर आप केकेआर के फैन हो तो अभी लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। आज सिर्फ केकेआर ही केकेआर होगी। एसआरएच के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें हराया गया, जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी ताकत का परिचय दिया था इस पूरे टूर्नामेंट में कि उनके पास क्या बैटिंग लाइनअप है। उनको एक बार नहीं इतनी बार हराया है कि उन्होंने साबित कर दिया, केकेआर ने साबित कर दिया है कि उनके मुकाबले में इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम भी कोई टीम नहीं थी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, उनमें से थी कमिंस की और मार्करम की। मार्करम जो कि पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, और कमिंस जो कि एक बॉलर हैं अपनी टीम के, उन्हें आकर के रन अगर मारने पड़े तो फिर क्या ही रन लगे हैं। मैच में पैट कमिंस ने 19 बॉल में 24 रन बनाए, जो कि मैक्सिमम था, और सेकंड नंबर पे थे मार्करम जिन्होंने 23 बॉल में 20 रन बनाए। अब आप समझ ही सकते हो, जहां बॉलर को आकर के रन बनाने पड़े वहां पर क्या ही रन बने होंगे। तो इसमें अगर आप देखो तो पूरी की पूरी टीम ही कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स के आगे तरस गई थी रन बनाने को। कहने को इक्की दुक्की बाउंड्रीज लगी जरूर, लेकिन वो किसी काम की साबित नहीं हुई, क्योंकि जब आप टोटल ही 113 तक कर पाओगे तो उसके बाद आपके बॉलर्स के पास चांस ही कहां होगा कुछ भी खेलने का। वो किसी तरीके से बैट्समैन को चैलेंज करने की स्थिति में ही नहीं थे। खैर, करते करते एक पहला विकेट नारायण का गिरा जरूर और दूसरा तो कंट्रोवर्शियल था, तो कुल मिलाकर के 2 ही विकेट ले पाए थे सनराइजर्स हैदराबाद वाले। अब अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अभिषेक शर्मा का जो विकेट गया वो तो कंप्लीटली आप कह सकते हो कि स्टार्क ने परिचय दिया है कि वो किस तरीके की बॉल कर सकते हैं और वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है स्टार्क की बॉल के सामने इंडियन प्लेयर्स का। तो वो कंप्लीटली आप उसको इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के बेस्ट हिटर्स में से एक थे और जिस तरीके से वो क्लीन बोल्ड हुए हैं, सीरियसली वो उनके लिए बहुत डर्टी बोल्ड होने वाला है। उसके बाद बारी आई ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड भी उसी तरीके से बीट हुए और ट्रेविस हेड के बाद राहुल त्रिपाठी। वो क्या शॉट था, मेरे तो अभी तक समझ में नहीं है वो क्या शॉट था जो वो खेलने जा रहे थे। सामने खेल रहे थे, पीछे खेल रहे थे, लेग साइड मार रहे थे, किधर मार रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ उठ गई बॉल और कैच आउट हो गए। एक तरीके से इस मैच में ज्यादातर लोगों ने अपना विकेट थ्रो किया है, कुछ बीट हुए और कुछ ने अपना विकेट थ्रो किया है। जैसे मार्करम ने अपना विकेट थ्रो कर दिया, जहां जरूरत थी पूरी टीम को, जहां पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं चले और वहां टीम को जरूरत थी, वहां मार्करम ने जिस तरीके से अपना विकेट थ्रो किया। ठीक है, मैं मानता हूं उसको उसकी जरूरत थी, लेकिन वहां विकेट भी जिस तरीके से जा रहे थे, विकेट बचाने की भी जरूरत थी और कुछ ही बैट्समैन रह गए थे आपकी टीम में, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, समद ने भी ऐसा ही किया। कुल मिलाकर के ज्यादातर लोग इसमें विकेट थ्रो करते गए। नीतीश रेड्डी बुरी तरीके से बीट हुए बॉल पे। वो मतलब नीतीश रेड्डी से हमें उम्मीद थी, राहुल त्रिपाठी से हमें उम्मीद थी, इन लोगों ने भी उस तरीके से मतलब मारने गए और ये आउट हो गए। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसी को बॉल समझ में आ रही है या नहीं। और सेम पिच थी जिसपे कोलकाता नाइट राइडर्स के भी बैट्समैन खेले हैं।
अरे कुछ नहीं, अगर थोड़ा भी होता तो 3-4 विकेट तो गिरते। सिर्फ एक विकेट गिरा है क्लियरली, और दूसरा तो मैंने आपको बताया कि दूसरा तो बस दे दिया गया उनको, ये लगा लो कि मोरल सपोर्ट के लिए दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि कंप्लीट डोमिनेंस था कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। अगर आप मिचेल स्टार्क को देखो तो उन्होंने जो विकेट्स लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थे, तो इसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच मिला और वो वेल डिजर्व्ड भी था। आज उन्होंने जो उनके ऊपर पैसे लगे थे, जिसके लिए सभी गौतम गंभीर को कह रहे थे कि इतने मतलब 24-25 करोड़ रुपए उन पर खर्च हो गए हैं, तो सभी गौतम गंभीर को उसके लिए कह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने साबित किया है कि वो पैसे बिल्कुल सही जगह लगे थे। खैर, उसके अलावा भी जो परफॉर्मेंसेज आई टीम में वो बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज थी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। अगर आप देखो तो उसके अलावा 3 विकेट ले गए थे आंद्रे रसल भी, तो उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हर्षित राणा की परफॉर्मेंस अच्छी थी वहां पर, और वैभव अरोड़ा की अच्छी थी। स्टार्टिंग वाले विकेट तो वही एक तेरा एक मेरा हुआ कि एक स्टार्क ने लिया, दूसरा वैभव ने ले लिया, और इन्होंने मतलब टॉप ऑर्डर तो खत्म ही कर दिया था। टॉप ऑर्डर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था। मिडल और बॉटम में जाकर के जो थोड़े बहुत रन बने, उसकी वजह से स्कोर यहां तक पहुंचा। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि वो जो 89 का लोएस्ट टोटल था आईपीएल में, वो आज लगता है बीट हो जाएगा, लेकिन कैसे भी करके ये उससे आगे बढ़ गया। लेकिन फिर भी आईपीएल हिस्ट्री का ये लोएस्ट फाइनल का टोटल बन गया है। तो आप ये समझ लो एक हिस्ट्री भी क्रिएट की है कोलकाता ने भी, और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी। कोलकाता ने इन्हें ऑल आउट कर दिया 113 पे, और सनराइजर्स हैदराबाद ऑल आउट हो गई 113 पे, तो दोनों ने एक हिस्ट्री ही बना दी। तो जिस तरीके से ये मैच हुआ है, ये कंप्लीट डोमिनेंस था। फिर जब बैटिंग करने आए कोलकाता के बैट्समैन, तो 32 बॉल में 39 रन बनाए गुरबाज ने, और 6 रन बना करके सुनील नारायण आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद आए वेंकटेश अय्यर, और वेंकटेश अय्यर ने ऐसे खेला है इस पिच पे जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आप ये देख लो कि इसमें एक आप कहते हो ना कि किसी तरीके का चैलेंज, तो कोई चैलेंज ही नहीं आया वेंकटेश के सामने। और जैसे तैसे जब गुरबाज का विकेट गिरा तो श्रेयस आया, और उन्होंने भी उसी तरीके से बहुत इजी खेला है इन लोगों ने। तो आप समझ ही सकते हो कि जब 8 विकेट बचे हुए और तब भी चेज कर दिया हो आपने 113 रन का स्कोर, वो भी 10.3 ओवर्स में, तो कितना शॉर्ट रहा होगा ये मैच। और उस तरीके से अगर आप देखोगे तो मतलब एक टीम जो थी वो पूरी स्ट्रगल कर रही थी, अपने पूरे 10 के 10 विकेट उनके स्ट्रगल करते हुए चले गए। दूसरी तरफ बहुत इजीली, सिर्फ अगर सुनील नारायण का विकेट छोड़ दे तो सभी बहुत इजीली, जो 3 बंदे आए खेलने, वो बहुत प्यार से खेल रहे थे और बहुत सही। मतलब उन्होंने बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दिया कि कहीं कोई भी स्ट्रगल है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, कोई भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दे पाया। तो आप समझ ही सकते हो किस तरीके का गेम था, और इतना मजा आ रहा था। अब अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आज अगर आप देखो, अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के जर्नी की, तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास ये जो लास्ट में इन्होंने कुछ जो गेम्स हुए हैं और उसमें जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, या जिस तरीके से ट्रेविस हेड बार बार आउट हो रहे थे, तो अगर आप इसके बारे में बात करो तो जो बिगेस्ट चीज, जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग थी, वो थी मोटिवेशन। इनके पास मोटिवेशन के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब इनका मैनेजमेंट कुछ प्लान नहीं कर पा रहा है। देयर वाज नो प्लानिंग, नो प्रिपरेशन। और आप ये देख लो कि इनके पास मोटिवेशन, जैसे केकेआर फॉर एग्जांपल, केकेआर में जो केकेआर में गौतम गंभीर का स्ट्रेचर है, वो मोटिवेशन का काम करती है लोगों के लिए। सुनील नारायण ने खुल के कहा भी है कि मतलब ये चीजें उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है। साथ ही पोस्ट मैच में ये स्टोरी भी शेयर की हर्षित राणा ने कि उन्होंने मैसेज किया था गौतम गंभीर को कि भाई वेलकम, क्या आप केकेआर में आ गए हो। लेकिन उस समय गौतम गंभीर ने वो कमिटमेंट दिखाई थी कि अब मतलब थैंक यू करने का टाइम तब आएगा जब हम ट्रॉफी उठा लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि क्या कमिटमेंट थी गौतम गंभीर की। तो आप देखो तो उस तरीके से देखो ना, तो उस तरीके की कोई मोटिवेशनल फिगर था ही नहीं इनके पास। इनके पास अगर कुछ था तो वो था ओवर कॉन्फिडेंस पैट कमिंस का, कि पैट कमिंस के भरोसे, मतलब मैं कहीं से भी इस गेम में पैट कमिंस को ब्लेम नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पैट कमिंस ही इकलौते थे जिन्होंने बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया। जो एक विकेट मिली वो उन्होंने ही ली, दूसरा जो सहवाज ने लिया, जो हुआ एलबीडब्ल्यू हुआ, वो तो कंट्रोवर्शियल था ही। तो एक क्लीन विकेट जो थी वो पैट कमिंस को मिली है, और उसके अलावा उन्होंने बैटिंग में कंट्रीब्यूट किया, सबसे ज्यादा रन कंट्रीब्यूट किए, और कैप्टेंसी तो उनकी है ही अच्छी। तो क्या सब कुछ एक कैप्टन पे, ये वही वाला हाल है कि जैसे सीएसके में सब कुछ माही भाई के नाम पे छोड़ा गया है, कि तला फॉर अ रीजन पे छोड़ दिया गया है कि अब जो करना है आप करो, हम कैसे भी प्लेयर ला करके दे देंगे आपको। तो उसी तरीके से ये चल रहा था आज पैट कमिंस के साथ भी, कि कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें आप कैप्टन को क्या कहोगे कि वो कैसे करवाए परफॉर्म।
तो उसके लिए कैप्टन तो कुछ कर नहीं सकता। उसने परफॉर्म भी किया, उसने एग्जाम्पल सेट किया, उसने बैटिंग करके भी दिखाई, उसने क्लासिक शॉट मार के दिखाया, उसने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मार के दिखाए। तो अगर इससे भी कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है तो मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके से मोटिवेट होगा। थ्रू द सीजन आपने देखा होगा कि एसआरएच में जो सारी बात रही है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे रही है कि ट्रेविस हेड अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं, कभी भुवी ने किया, पैट कमिंस ने किया, और सब कुछ इनकी बैटिंग पे ही था। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इनकी बैटिंग केकेआर ने खत्म कर दी थी और उसके बाद ये खत्म हो गए थे, और यही हुआ इस बार इनके साथ कि ये आए थे ये दिखाने कि ये बैटिंग करके खत्म करेंगे केकेआर को। हुआ उल्टा कि उनके पास पहले से प्लान रेडी था, इनके पास कोई प्लान नहीं था। इन्होंने अपनी वीकनेसेस पे भी काम नहीं किया था, उसी तरीके से बाहर जाती हुई बॉल्स पे ही आउट हुए हैं। कोई नई चीज नहीं हुई है इनके साथ। बाहर जाती हुई बॉल पे इन्होंने अपना विकेट थ्रो किया है। एक तरीके से इसे आप विकेट थ्रो करना ही कहोगे कि पूरी टीम एक तरीके से खेलने के मूड में ही नहीं थी, कोई कमिटमेंट ही नहीं थी। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी किसी विकेट के लिए जब केकेआर बैटिंग करने आई, क्योंकि एक टीम होती है जो अगर 113 भी बनाया ना तो आई ओन दिस, मैं कहता हूं कि मैंने 113 बनाए हैं लेकिन मैं विकेट गिराऊंगा। वो चीज बिल्कुल नहीं दिखी, कोई कमिटमेंट नहीं थी फील्डिंग में, कोई कमिटमेंट नहीं दिखी, मिसिंग दिखी वो कमिटमेंट कि हां भाई सारी बॉल रुकनी चाहिए, कहीं से कुछ भी मिस हो रहा था तो वो चीज भी मिसिंग थी। बॉलिंग में कोई प्लानिंग नहीं, बैटिंग में कोई प्रिपरेशन नहीं, तो पूरी तरीके से बीट हुए हैं। मतलब हार जो होता है ना, वो हार इन्होंने साबित किया है कि ये हारने के लायक थे इस मैच में। मैं नहीं कह रहा हूं कि थ्रू आउट टूर्नामेंट जहां इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, चाहे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे जीते हों, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन इस मैच के लिए जब आप फाइनल में आते हो तो आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और वो चीज मिसिंग थी। अब बात करते हैं केकेआर की। केकेआर की तरफ से अगर आप देखो, केकेआर पूरी तरीके से तैयार थी अपने प्लान ए के साथ, बी के साथ। फील्डिंग की कमिटमेंट देख लो, बॉलिंग देख लो, बैटिंग देख लो, हर फील्ड में नंबर 1 थी केकेआर। जैसे मैंने बताया पोस्ट मैच जो उन्होंने बताया उससे पता चलता है कि उनकी क्या कमिटमेंट थी अपनी टीम के साथ। उनके पास जो मोटिवेशनल फिगर था वो किस तरीके से काम कर रहा था, उनके साथ जो सुनील नारायण है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब आज सुनील नारायण ने अगर बैटिंग में नहीं किया तो बॉलिंग में परफॉर्म करके दिया उन्होंने। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो केकेआर हर डिपार्टमेंट में नंबर 1 थी। और आज गौतम गंभीर ने खुद को साबित कर दिया कि एज अ कोच उनकी कमिटमेंट क्या मायने रखती है। आज सुनील नारायण ने यह साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म किया है। आज श्रेयस अय्यर ने साबित किया है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम उनको ना सबसे कम क्रेडिट मिला है, लेकिन उसके बावजूद उस कैप्टन की कमिटमेंट अपनी टीम के साथ थी। और आज पोस्ट मैच में वो बंदा जिस तरीके से इमोशनल हो रहा था ना, देख करके मुझे लग रहा था कि भाई एक कमिटमेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ये 2 महीने की जो जर्नी होती है ये इतनी आसान नहीं होती है किसी के लिए। अपने बॉस के साथ कमिटमेंट, शाहरुख खान के साथ कमिटमेंट, शाहरुख खान की टीम के साथ कमिटमेंट, अपने कोच के साथ कमिटमेंट, कैप्टन के साथ कमिटमेंट, और जिस तरीके से एक फैमिली बनके एक टीम खेलती है उस तरीके से खेलते हुए सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और उसके बाद उस तरीके से फील्डिंग की, बॉलिंग की। आप बॉलिंग में अगर फील्डर्स कमिट ना करें ना तो बॉलिंग में आपको पता चलेगा कि बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बॉलर्स के साथ साथ फील्डर्स की कमिटमेंट एंड देन बैटिंग तो मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर एसआरएच के बाद किसी की बैटिंग थी तो वो केकेआर की थी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो टीम्स हैं इसमें बस यही 2 टीम है जो एक दूसरे से कंपीट कर रही थी बैटिंग के मामले में, और बाकी के डिपार्टमेंट में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसआरएच इनके सामने कुछ भी नहीं है। और प्लानिंग और मैनेजमेंट, ये देखो कैप्टन स्ट्रांग जरूर था एसआरएच के पास, लेकिन जो मैनेजमेंट और प्लानिंग थी वो केकेआर के साथ थी, ये हमें पहले से पता था। और उसके बावजूद एसआरएच की टीम से किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे अगर किसी ने ध्यान दिया होता, थोड़ा प्रिपेयर कर लेते तो शायद आज ये हालत नहीं होती इन लोगों की। लेकिन ये हुआ जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हो आप, या इन्होंने ओवरलुक कर दिया अपने मिस्टेक्स को। इन्होंने कहा इट वाज जस्ट अ डे। मैं हमेशा इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं कि अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि इट वाज जस्ट अनदर डे, देन दिस डे विल पास, और ये दिन निकल जाएगा और नेक्स्ट डे भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे होगे। और वही हुआ है यहां पर कि एसआरएच इसीलिए फंसी है, और इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसी भी गेम को हल्के में नहीं लिया,
और उनकी कमिटमेंट थी लास्ट तक ट्रॉफी उठाने की, इसलिए उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट भी की है। तो मतलब इसमें अगर आप देखो ना, अगर आप कोलकाता के फैन हो, आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, थ्रू आउट द टूर्नामेंट मजा आया होगा, आज के मैच में मजा आया होगा कि मतलब हर विकेट ऐसा लगा था बहुत इजी जीत है। लेकिन आप अगर क्रिकेट के फैन हो तो दिस इज वन ऑफ द फ्लैटेस्ट मैच दैट आई हैव सीन। इससे बोरिंग नहीं हो सकता था यह मैच। मतलब अगर आप देखो तो मैंने एक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला भी रिव्यू किया था, आप इसके बाद वो जाकर के देख सकते हो वीडियो। उसमें जो हालत थी ना इंडिया की, एकदम वन साइडेड हो गया था गेम। ये उस तरीके का परफॉर्मेंस था कि पूरी तरीके से वन साइडेड था। एक टीम स्ट्रगल कर रही है, दूसरी टीम परफॉर्म कर रही है। जब इनिंग स्विच होती है तो आप सीख भी तो सकते हो कि अगला कैसे कर रहा था, अगले ने बॉलिंग कैसे की, अगले ने बैटिंग कैसे की, आप उससे सीख सकते हो। लेकिन दूसरी टीम यहां सीखने को तैयार ही नहीं थी। उनके पास जो प्लान था, उनके पास, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, उस पर चलते रहे, रन खाए, मैच क्लोज किया, घर गए। इतनी कमिटमेंट थी उनकी। और केकेआर ने यह साबित कर दिया है कि आफ्टर अ डिकेड दे स्टिल वर्थ इट। एक एक पेनी जो खर्च हुआ मिचेल स्टार्क पे, उन्होंने वसूल करके दिया है क्वालिफायर्स से। उन्होंने ये साबित किया कि ये पैसे गलत जगह नहीं लगे। अब आप देखो तो टूर्नामेंट का टोटल प्राइज 20 करोड़ था और 24-25 करोड़ अकेले मिचेल स्टार्क को मिले हैं। पोस्ट मैच में भी रवि शास्त्री ने 2 बार एहसास करा दिया मिचेल स्टार्क को कि बहुत पैसे खर्च हुए हैं तुम पे, लेकिन वो पैसे वसूल हुए। तारीफ की उसकी श्रेयस अय्यर ने भी। श्रेयस अय्यर ने कहा कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे उनका साथ, जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया है और जिस तरीके से उन्होंने कोलैबोरेट किया टीम के साथ, वो काबिले तारीफ था। क्योंकि कहीं भी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया, कहीं भी उन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो ये चीज उन्होंने बताई है। इससे पता चलता है कि एक प्लेयर कितना बड़ा है। प्लेयर जब बड़ा होता है ना तो वो उस चीज को अलाउ करता है कि उसके आसपास के लोग किस तरीके से सोचते, थोड़ा हम्बल हो जाता है वो। और वो हम्बलनेस दिखी है। सुनील नारायण हो, ड्रे रसल हो या फिर मिचेल स्टार्क हो, बहुत हम्बली वो दिखे हैं इस तरीके से इस टूर्नामेंट में। और उन्होंने परफॉर्म करके दिया, परफॉर्म करते हुए हम्बल रहे हैं वो। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप इज्जत करते हो सामने वाले की भी। और ये चीज हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी देखी कि जब रसल आउट हुए थे तब भी उन्होंने तारीफ ही की थी बॉलर की कि भाई अच्छी बॉल डाली तुमने। तो उसी तरीके से सब एक, मतलब मैं कहता हूं कि इस टूर्नामेंट में अगर जैसे कहा जाता है हमेशा, मे द बेस्ट टीम विन, सो द बेस्ट टीम हैज वॉन दिस टूर्नामेंट। इन्होंने आइडल प्रेजेंट किए हैं यहां पर, इन्होंने उस तरीके से परफॉर्म किया है, इन्होंने ये बताया है कि भाई ये इस तरीके से खेला जाता है गेम को, इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए और इस तरीके से ही हमें खेलना है। बैटर्स ने बैटिंग अच्छी की, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की। मतलब ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये ऐसा रहा कि एक ही बॉलर परफॉर्म कर रहा है और उसी के बैक पे बैठ करके आ रहे हैं। ये नहीं, टाइम टाइम पे इनके सभी बॉलर्स ने परफॉर्म किया है। किस दिन ये चल रहा है, किस दिन वो चल रहा है, किस दिन चक्रवर्ती चल गए, किस दिन नारायण चल गए, किस दिन स्टार्क चल गए, वैभव चल गए, हर्षित चल गए। तो इस तरीके से इन्होंने खेला है और ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो इन्होंने परफॉर्म किया है वो मतलब वो सोच के ना मन इतना खुश होता है कि भाई एक टीम स्पोर्ट्समैन के तरीके से खेल रही है। और क्यों ना खेले, शाहरुख खान की टीम है। और मैं शाहरुख खान, जब इन्हें केकेआर मिली थी, जब हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे दिल्ली मिलेगी, उस टाइम की स्टोरीज भी है कि ये दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए इन्होंने किया था बिल्ड, बट वो नहीं मिली, केकेआर मिली। और केकेआर मिली तो क्या टीम बनाई है उन्होंने, उनकी कमिटमेंट टीम के साथ दिखती है। बंदा बीमारी से उठ करके भी आज आया फील्ड में सपोर्ट करने अपनी टीम को, फैमिली आई हुई थी उसकी पूरी। ये बताती है कि स्पोर्ट्स के साथ क्या कमिटमेंट है। और जब किसी ओनर की स्पोर्ट्स के साथ ऐसी कमिटमेंट होती है ना, तो जरूर उसकी टीम कुछ करती है यार। अगर ऐसी टीम, अगर मैं एक डिपार्टमेंट छोड़ दो, एक बार को अगर हम ये मान ले कि ये लोग नहीं भी जीतते, तो इन्होंने ये तो एक एग्जांपल तो सेट किया एज ओनर शाहरुख खान ने खुद, कि ठीक है यार एक बुरा दिन भी होता है उस दिन। मतलब काफी दिन ऐसे भी हुए हैं जब नहीं जीते हैं, लेकिन उस समय शाहरुख खान ये नहीं कि वहां जाकर के डांटने लगे किसी को, वो अप्रिशिएट करते हैं। या दूसरी टीम हारती है तो उनको भी वो कंसोल करते हैं कि ठीक है यार, इट वाज जस्ट अ डे, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वो स्पोर्ट्समैनशिप जब शाहरुख खान में दिखती है ना, तो पता चलता है उनकी टीम में भी दिखेगी। और उसी तरीके से गौतम गंभीर की भी वो कमिटमेंट शाहरुख खान के साथ दिखती है कि गौतम गंभीर उतना कमिट करता है शाहरुख खान को कि ठीक है मैं आपकी टीम को ये चीज करवा के दूंगा।
और वो करवा के दिया उसने। ये बात काबिल तारीफ है कि जो रेस्पेक्ट शाहरुख खान की है गौतम गंभीर के लिए, उतना ही या उससे ज्यादा ही रेस्पेक्ट करते हैं गौतम गंभीर शाहरुख खान की भी, तो वो चीज भी काबिल तारीफ है। केकेआर अभी जो बिल्ड हो रही है ना, सीरियसली मुझे लगता नहीं है कि ये वैसे तो अपना कोई भी प्लेयर थ्रो करेंगे, बट ऑक्शन आएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन ये चीज पता चल रही है कि जो टीम का माहौल बना रखा है ना इन लोगों ने, वो बेहतरीन बना रखा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और एक ऐसी टीम अगर हो तो खेलने में जरूर पूरी टीम को मजा आएगा। खैर मुझे तो बहुत मजा आया ये देख करके जिस तरीके से केकेआर परफॉर्म कर रही है, और मैंने जैसा कि आपको कहा था वन ऑफ माय फेवरेट्स है, तो मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से कि केकेआर जीत गई। क्योंकि देखो अगर एसआरएच जीतती तो भी मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि कोई एक्सप्लोसिव बैटिंग हो, ऐसा हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब चौके छक्के लगते हैं बहुत मजा आता है, सभी को मजा आता है। बट केकेआर का जीतना एक अलग मायने रखता है। वहां जो परफॉर्मेंसेज आई वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है, और उसके साथ साथ वो मैटर करता है जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिसेंसी, विद डिग्निटी, डिसेंसी वो रिप्रेजेंट करते हैं। जिस डिसेंट तरीके से उन्होंने खेला है और ये बताया है ना कि एक टीम, एक फैमिली क्या होती है, एक ओनर कैसा होना चाहिए, टीम के हर पार्ट को अगर आप बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग इंक्लूड करो तो कैसे परफॉर्म करना चाहिए, वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। देन चीयर्स फॉर केकेआर, हिप हिप हुर्रे। तो आप भी मेरे साथ ये बोलो, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और जिसे जीतना चाहिए था वही जीता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू केकेआर मैनेजमेंट, गौतम गंभीर, एसआरके और सभी को जो भी उनकी टीम का पार्ट रहे हैं। और एसआरएच के लिए जस्ट इतना रहेगा कि गाइस, सिर्फ बैटिंग से नहीं होगा, सिर्फ एक कैप्टन ले लेने से नहीं होगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट बी अ बेटर टीम। सो अगर आपको मजा आया इस रिव्यू में, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी बात वर्थ थी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम वर्ल्ड कप भी इसमें कवर करने वाले हैं, तो वहां जरूर मिलेंगे। और उसके अलावा अदर स्पोर्ट्स में भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल पे देखते रहिएगा, आपके लिए कुछ अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू।